एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस विद स्टेशन। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर का लेक्चर 1 आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने कवर अप किया था द ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इसमें आई के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसमें होने वाले डिफेक्ट्स को हम लोगों ने कवर अप किया था। आज हम लोग सेकंड 2 टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है, उसमें किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, वाइट लाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ये दोनों टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म कांच का एक टुकड़ा है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक टुकड़ा है, एक पीस है, जिसके टोटल 5 फेसेस होते हैं, 2 ट्राइएंगुलर फेसेस होता है। लुक एट दिस, ये एक फेस इसका ये हुआ और इसके जस्ट ऑपोजिट ये जो पीछे वाला फेस है ना, वो भी ट्राइएंगुलर है। तो 2 ट्राइएंगुलर फेसेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। लुक एट दिस, एक फेस ये हुआ, ये एक ट्राइएंगल, फिर इसी तरह से इधर भी एक ट्राइएंगल है और नीचे ये जो बेस है, ये जो दिख रहा है ना, ये भी एक ट्राइएंगुलर है। ठीक है, तो ये भी एक ट्राइएंगुलर फेस का बना हुआ होता है, यानी कि 2 ट्राइएंगुलर फेस होते हैं। ठीक है, 2 ट्राइएंगुलर बेस, जिसे हम बेस कहते हैं, एंड 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस होता है। लैटरल सरफेस होता है जो कि एक दूसरे से इंक्लाइंड होते हैं, तिरछा मिले हुए होते हैं, जो कि ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ट्राइएंगुलर शेप प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रिज्म, और इसी प्रिज्म को ही हम कभी कभी ग्लास प्रिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, अब बिकॉज ये इनक्लाइंड वे में अरेंज्ड होते हैं, तो इसकी वजह से 2 सरफेस के बीच में एक एंगल बनता है। ओके, इस 2 सरफेस के बीच में एक एंगल बनता है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इस एंगल को क्या कहा जाता है? ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इसका नाम ए है, ए बी एंड सी, तो इसे हम क्या लिखेंगे? एंगल ए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, तो ये था प्रिज्म का स्ट्रक्चर। इसे आप ड्रॉ कैसे करेंगे, इसे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले एक ट्राइएंगल बना लेना है। ठीक है, इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लुक एट दिस, सबसे पहले हमें एक ट्राइएंगल बना लेना है। अब इस ट्राइएंगल के उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देनी है और इसी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचनी है इस तरह से। ओके, उसके बाद इस दोनों को मिला देना है, ऐसे करके इस दोनों को इस तरह से मिला देना है। फिर इसके यहाँ से एक पैरेलल, ये वाली लाइन के पैरेलल आप इस यहाँ से एक लाइन खींचोगे और यहाँ पर का पोर्शन आपको नहीं मिलाना है। ठीक है, क्योंकि ये अंदर का पोर्शन है जो कि हमें नहीं दिख रहा है ना। लुक एट दिस, ये वाली लाइनिंग दिख रही है और ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बीच, यहाँ तक ये वाली लाइन गई हुई है, लेकिन ये पोर्शन आपको अंडरलाइन नहीं करना है, यहाँ की लाइन आपको मिटा देनी है। ठीक है, ये इस तरह से। ओके, तो बस ये लुक एट दिस, ये हो गया प्रिज्म। इस तरह से आप प्रिज्म बना सकते हो, या फिर आप अगर ट्रायंगल भी बना लोगे तो भी आपको ये कंसीडर हो जाएगा कि ये प्रिज्म है। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जब हम किसी लाइट को पास कराते हैं तो किस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, किस तरह से लाइट बेंड करती है, ये हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट पास कराया था ना, तो उसमें 2 जगह पर रिफ्रैक्शन हो रहा था, क्योंकि 2 बार मीडियम चेंज हो रहा था। एक ग्लास स्लैब था इस तरह से, इस तरह से ग्लास स्लैब था, इसके थ्रू हम लोग लाइट पास करा रहे थे, तो 2 जगह रिफ्रैक्शन हो रहा था, क्योंकि 2 बार मीडियम चेंज हो रहा था, एयर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर, इसलिए 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा था। वैसे ही यहाँ पे भी ना, प्रिज्म से भी जब हम लाइट को पास कराते हैं ना, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। इसको समझने के लिए, ये आप किस तरह से प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास कराओगे, इसे समझने के लिए यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है। आइए देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, बस आपको सेटअप तैयार करना है कि किस तरह से हम इस प्रिज्म को यूज करेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक व्हाइट पेपर ले लेना है। ओके, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। ड्राइंग पिन से एक व्हाइट पेपर ले लेना है आपको और उसको फिक्स कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर एक ग्लास प्रिज्म रखना है इन सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल। एक प्रिज्म रख देना है उस पर, ड्राइंग बोर्ड पे इस तरह से आपको प्रिज्म रख देना है।
ओके, इस तरह से आपको प्रिज्म रख देना है और उसके बाद क्या करना है, इसकी आउटलाइन इस तरह से आपको आउटलाइन ट्रेस कर देनी है। उसके बाद ड्रा ए स्ट्रेट लाइन पी ई इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ए बी ऑफ द प्रिज्म। इसे नाम दे दीजिए आप ए बी सी। अब ये जो ए बी सरफेस है ना, इस पे एक लाइन इंक्लाइन लाइन पी ई खींचना है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हमने खींचा लाइन। ओके, नाउ इसे नाम दे देना है पी ई, पी एंड ई। Fix two pins at point P and Q on the line PE as shown in figure 10.4। उसके बाद यहाँ पे आपको दो पिन लगा देना है, एक पॉइंट P पे यहाँ पे पिन लगा देना है, यहाँ पे आपको एक पिन लगा देना है एंड दूसरा पिन यहाँ पे लगा देना है पॉइंट Q पे। ठीक है, ये P है और ये Q है। उसके बाद लुक फॉर द इमेज ऑफ द पिन फिक्स्ड एट P एंड Q थ्रू द अदर फेस AC। अब इस AC फेस से आपको देखना है कि इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है। तो आप पाओगे कि इसकी इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पे इस तरफ, कुछ इस तरह से दूसरे साइड में आपको इमेज यहाँ पे बनेगी, है ना। यहाँ पे इस पॉइंट पे एक इमेज बनेगी और एक यहाँ पे बनेगी। ठीक है, दो पॉइंट पे। अब इस पॉइंट को आपको नाम दे देना है फिक्स टू मोर पिन एट पॉइंट R एंड S सच दैट द पिन्स एट R एंड S एंड द इमेजेस ऑफ द पॉइंट एट P एंड Q लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी कि P एंड Q की जो इमेज इधर बन रही है वो एकदम एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नाम दे देना है R एंड S। ओके, नाउ रिमूव द पिन्स एंड द ग्लास प्रिज्म। अब इस पिन को और ग्लास प्रिज्म को हटा देना है, आपने सब जगह पॉइंट कर लिया। नाउ द लाइन P मेड द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E सिमिलरली ज्वाइन द प्रोड्यूस। अब इस लाइन को, ये वाली जो लाइन आपने खींची है, इसको यहाँ पे ला के मिला देना है, यहाँ पे पॉइंट कर देना है F। नाउ इस E एंड F को भी ज्वाइन कर देना है, इसे भी आप इस तरह से मिला देना है, E एंड F को इस तरह से मिला देना है। उसके बाद क्या करना है, ड्रा परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड AC ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E एंड F। E एंड F पे नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ कर देना है परपेंडिकुलर। ओके, अब इसे नाम दे देना है, आप इसे मान लो कि नाम दे दो N डैश एंड इधर भी नॉर्मल खींचेंगे तो ये हो जाएगा M डैश। ओके, नाउ मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये जो इमेज बनी, आइए इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं कि किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो PE है, ये जो इस दोनों पिन से जो लाइट जा रही है और प्रिज्म पे पड़ रही है, ये अंदर जा करके रिफ्रैक्ट हो जा रही है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन। इसमें बस यही आपको ड्रा करना था, फिगर ड्रा करना था। मेन किस तरह से हम सेटअप करेंगे वो इस एक्टिविटी में दी गई थी और कुछ नहीं था। ओके, अब आइए समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने इस पे लाइट दी इस तरह से, इसे हमने नाम दे दिया P एंड E। ओके, इस साइड में ये इस तरह से रिफ्रैक्ट करती है तो इसे हमने नाम दे दिया एंड F। ओके, S एंड F। नाउ इसे E एंड F को भी मिला देना है इस तरह से, तो इस तरह से हमने इसे मिला दिया। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मीडियम एयर है एंड ये है ग्लास। तो जब ये लाइट जब एयर से ग्लास में इंटर कर रही है तो ये मीडियम चेंज हो रहा है। एयर क्या है, ये रेयरर मीडियम है एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। ग्लास इज डेंसर मीडियम। अगेन जब यहाँ पे लाइट इमर्ज आउट हो रही है तो फिर से ये एयर में आ रही है वापस। तो यहाँ पे दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे दो जगह पे E एंड F पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। एक जगह पे जब लाइट रे एयर से डेंसर मीडियम ग्लास में इंटर कर रही है तो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। इसे जाना था इस तरफ, ऐसे सीधा जाना था, इस तरह से सीधा जाना था, लेकिन ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। अगेन जब ये यहाँ पे ग्लास से एयर में जाती है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, तो फिर से ये बेंड होते हैं, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होता है और इस कंडीशन में ये नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो इस तरह से यहाँ पे PE क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, एंड EF इज रिफ्रैक्टेड रे एंड FS इज इमर्जेंट रे, राइट। अब नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। एंड इमरजेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। एंड अभी अभी हमने देखा कि ये प्रिज्म अगर ए बी सी इसका नाम है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके। तो इस तरह से आपने यहाँ पे भी नोटिस किया कि यहाँ पर भी 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है और दोनों ही बार में लाइट प्रिज्म के बेस की तरफ, ये जो बेस है इसी तरफ बेंड हो रही है। लुक एट दिस, ये पहली बार में भी इसी तरफ बेंड हुई लाइट और दूसरी बार में भी इसी तरफ बेंड हुई लाइट, यानी कि दोनों बार में ये जो बेस है उसी तरफ बेंड हो रही है। बट रेक्टेंगुलर ग्लास में हमने क्या देखा था कि जब लाइट एक बार रिफ्रैक्ट करती है तो बेंड होती है इस तरफ से, और जब बाहर निकलती है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों बार में अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से ये जो इंसिडेंट रे थी वो इस इमरजेंट रे के बिल्कुल पैरेलल हो रही थी, बिल्कुल पैरेलल आ रही थी। लेकिन इन केस ऑफ प्रिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट रे है, ये दोनों को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये दोनों मिलकर के एक एंगल बना रही है यहाँ पे, ओके। दिस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। एक्चुअली हम इसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में डी दिया हुआ है तो आप डी से ही डिनोट करोगे, ठीक है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन, अगर प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तो 5 टाइप्स के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो टोटल 5 एंगल्स होते हैं इसमें, ओके। एंड एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब हुआ कि इस लाइट रे को सीधे जाना था, इस पाथ पे जाना था, लेकिन ये अपने पाथ से भटक गई, तो भटकने का ही इंग्लिश होता है डेविएशन, भटकने को ही कहा जाता है डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है भटकना, ओके। तो कितना ये लाइट अपने पाथ से भटकी है उसी का एंगल ये बताता है एंगल ऑफ डेविएशन, कि ये अपने पाथ से कितना बेंड हो गई, कितना डेविएट हो गई, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। अब अगर आप इन एंगल्स को मेजर करोगे और ये इस तरह से डेविएट हुई एंड इधर इस तरह से इमर्ज आउट हुई, इस दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ पे बना एंगल ऑफ डेविएशन। एंड ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ए बी एंड सी, ये रहा इमरजेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक है। अब आप जब इन एंगल्स को मेजर करोगे तो आप पाओगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन, इस दोनों का जो इक्वल आता है वो इस तीनों के इक्वल होता है। वो एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इन दोनों के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ डी को जब आप जोड़ोगे तो वो इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। ये उस एक्टिविटी का मेन मकसद ये था, ये कैलकुलेट कराना था, ये आपको बताना था कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इन दोनों के जोड़ने के बाद जब हम एंगल ऑफ प्रिज्म को उसमें से माइनस कर देते हैं तो वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू। यहाँ पर हमने एक सिंगल लाइट पास कराई थी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सिंगल लाइट पास कराया था, ओके, जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मीन्स होता है 1, क्रोमेटिक मतलब होता है कलर, क्रोमा मीन्स होता है कलर। तो जिसमें सिंगल कलर होता है उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। बट अगर हम सन लाइट को पास कराएंगे तब किस तरह का रिफ्रैक्शन होता है, आइए देखते हैं। सन से जो लाइट निकल रही होती है उस सन लाइट को व्हाइट लाइट कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट लाइट कहा जाता है, ओके।
तो इस वाइट लाइट को जब हम किसी प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं तो किस तरह का रिफ्रैक्शन होता है, इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। आइए उसे इस एक्टिविटी को पहले देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक अ स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडिल। एक आपको कार्डबोर्ड ले लेना है इस तरह से, इसके बीच में एक होल कर देना है। ओके, ये होल कर देना है इस तरह से। उसके बाद क्या करना है, अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट। This gives a narrow beam of white light. Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its surface. यहाँ पे आपको एक प्रिज्म रख देना है इस तरह से। ओके, अब इस तरह से रखना है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इसके सरफेस पर पड़नी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से रखना है कि ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट बीम जो आ रही है वो इसके सरफेस पर पड़े। Okay, now turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen. अब इस प्रिज्म को इस तरह से टर्न करना है ताकि यहाँ पे जो हमने स्क्रीन रखी है उस स्क्रीन पर इसका रिफ्रैक्शन हो। What do you observe? तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हम इस सनलाइट को पास कराते हैं तो ये जब रिफ्रैक्ट हो करके बाहर निकलती है तो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, हमें डिफरेंट कलर यहाँ पे दिखाई देते हैं। कुछ इस तरह से, हम जब वाइट लाइट को हमने प्रिज्म के थ्रू गुजारा तो हमें कुछ इस तरह का बैंड दिखाई देता है। 7 कलर्स का बैंड दिखाई देता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ओके, सो ये जो सिंगल लाइट, ये जो वाइट लाइट अपने डिफरेंट कलर्स कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है, इसी फिनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्जन। इसी फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मीन्स होता ही है बिखरना, बिखराव। ओके, तो ये डिफरेंट कलर्स में अपने कंपोनेंट में टूट गई, स्प्लिट हो गई, बिखर गई। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। एंड ये जो डिफरेंट कलर के ये जो बैंड दिख रहे हैं ना, ये जो हमें बैंड दिख रहे हैं डिफरेंट कलर के, ये बैंड, इस बैंड को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। अब आप कोई भी लाइट पास कराओगे, यहाँ पे व्हाइट लाइट की जगह पे अगर आप कोई भी लाइट पास कराते हो और वो जितने भी कलर से मिलकर के बना हुआ है, उन्हीं कलर्स का जो बैंड हमें दिखेगा उसको हम उस लाइट का स्पेक्ट्रम कहेंगे। इस केस में ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम हुआ 7 कलर्स का। ठीक है, कोई और लाइट है जिसमें 2 ही कलर निकल रहे हैं, जिसमें हमने 2 कलर की लाइट पास कराई तो 2 कलर हमें यहाँ पे मिलेंगे, तो वो उसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ओके, सो व्हाइट लाइट के केस में हमें ये 7 कलर्स के बैंड मिलते हैं। एंड आपने नोटिस करा कि यहाँ पे ये जो हमें डिफरेंट कलर दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं, ये एक सीक्वेंस में क्यों दिखाई दे रहा है। जब भी हम पास कराते हैं वाइट लाइट को तो हमेशा हमें यही पैटर्न क्यों मिलता है भाई, ये वायलेट यहाँ पे क्यों नहीं नज़र आ जाता, ये रेड यहाँ पे क्यों नहीं नज़र आ जाता, ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसके पीछे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर लाइट की, रेड लाइट की, ऑरेंज लाइट की, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, हर लाइट की अपनी एक वेवलेंथ होती है। ओके, अपनी एक वेवलेंथ होती है। एंड वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसका वेवलेंथ होगा। और जब स्पीड अगर किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो वो कम डेविएट होगी, उसको डेविएट कर पाना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। तो यहाँ पे इस केस में आप देखो कि ये जो रेड लाइट है ना, ये बहुत कम बेंड हुई है, इतना ही सा डिस्पर्स हो पाई है। लेकिन अगर आप वहीं पे वायलेट को देखो तो इससे इस तरह से अगर आप खींचोगे तो ये देखो इतना का एंगल बन रहा है, ये बड़ा एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये छोटा एंगल बन रहा है, यानी कि ये कम डिस्पर्स हो रही है, ये ज़्यादा डिस्पर्स हो रही है। दैट मीन्स क्या कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़्यादा डेविएट कर पाना मुश्किल है। ओके, सो इन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये पैटर्न हमें दिखाई देता है। हर कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है जिसकी वजह से हमें ये डिफरेंट कलर में दिखाई दे रही है, सेपरेटली दिखाई दे रही है। ओके, सो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो वेवलेंथ होती है जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम डेविएशन होगा। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम ऑरेंज की होती है, उससे कम येलो की होती है, सबसे कम वायलेट की होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा डेविएशन हमें देखने को मिलता है। हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, इसलिए वो डिफरेंट एंगल पे बेंड होती है। इसका एंगल कुछ और है, 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 सबका अलग अलग एंगल होता है। इसलिए हमें ये डिफरेंट पैटर्न में, एक पैटर्न में हमें ये स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम।
Okay, the band of the colored component of a light beam is called spectrum. And what is dispersion? तो splitting of light into its component color is called dispersion. And white light के केस में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? The phenomena of splitting of white light into its 7 component color. बस यहाँ पे इतना मेंशन कर देना है, when it passes through a glass prism. ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफिनीशन है, लुक एट दिस, ये आपकी डिफिनीशन हो गई। ओके, आई होप आपको डिस्पर्जन समझ में आ गया होगा। डिस्पर्जन क्या होता है? बिखराव, बिखर जाना, लाइट का अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना, उसे हम कहते हैं डिस्पर्जन। ओके, अच्छा, आपने नोटिस करा कि यहाँ पे हमें इससे कम वेवलेंथ की लाइट हमें क्यों नहीं दिख रही, या फिर रेड से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट क्यों नहीं दिख रही है? यहाँ पे रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 700 नैनोमीटर, एंड वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 400 नैनोमीटर, एंड सभी में 50 का डिफरेंस होता है। इसका होता है 450 नैनोमीटर, इसका होता है 500 नैनोमीटर, इसका होता है 550 नैनोमीटर, इसका हो जाता है आपको 600 नैनोमीटर, एंड इसका होता है 650 नैनोमीटर। तो सभी में 50 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है। इससे कम की लाइट और इससे ज़्यादा की लाइट, ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? तो इसके पीछे ये रीज़न है कि हमारी आंखों का जो विजिबल रेंज होता है ना, वो इतना ही होता है, 400 से लेकर के 700 तक। इससे ज़्यादा की और इससे कम की लाइट हम नहीं देख सकते। सो दिस 7 कलर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड विजिबल लाइट। ये जो बैंड दिख रहा है आपको, ये क्या है? विजिबल लाइट है। इन्हीं कलर्स को हम देख पाते हैं। इससे कम वेवलेंथ की जो लाइट होती है, जैसे कि ये वायलेट है, तो वायलेट से कम अल्ट्रा वायलेट, उससे कम एक्स रेज, उससे कम गामा रेज। तो 400 से कम वेवलेंथ की जो लाइट होगी, उसको भी लाइट रे होगी, उसको भी हम नहीं देख सकते हैं। 700 से ज़्यादा की जो होती है, जैसे कि इंफ्रारेड, रेड है तो रेड के बाद इंफ्रा मतलब ज़्यादा, है ना, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव्स जो कि ओवन में यूज़ किया जाता है, रेडियो वेव्स जो कि आपके फ़ोन वाईफाई वगैरह में यूज़ होता है, वो रेडियो वेव्स, तो इन्हें हम नहीं देख सकते। ये सारी लाइट्स हमें नहीं दिखाई देती। जिस तरह से हमारे ईयर्स को एक विजिबल ऑडिबल रेंज तक ही हम सुन पाते हैं, जिस तरह से हमारे ईयर का एक विजिबल रेंज, एक ऑडिबल रेंज होता है 20 to 20,000 हर्ट्ज, है ना। इससे कम की आवाज़ हम नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा की आवाज़ हम नहीं सुन सकते। उसी तरह से हमारी आइज़ का भी एक विजिबल रेंज होता है, इससे कम और उससे ज़्यादा हम नहीं देख सकते, एंड दैट इज़ 400 to 700 नैनोमीटर। 400 to 700 नैनोमीटर, ये है विजिबल रेंज। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इससे कम की लाइट होगी तो हमें नहीं दिखाई देगी, इससे ज़्यादा की लाइट होगी तो हमें नहीं दिखाई देगी। ओके, रिमेंबर इट। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 to the power -9 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी होगी कि कहीं पे भी सिग्नल्स वगैरह पे या फिर रास्ते में स्टॉपेज वगैरह जहाँ पे होता है, वहाँ पे रेड कलर से क्यों लिखा हुआ होता है, और ये जो सिग्नल्स होते हैं वो भी रेड कलर के ही क्यों होते हैं? तो इसके पीछे यही रीज़न है कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये सब बहुत दूर से भी हमें दिखाई दे देती है। इसीलिए इस वेवलेंथ की लाइट को हम यूज़ करते हैं ताकि हमें दूर से भी दिखाई दे सके। ओके, तो ये वेवलेंथ एंड ये स्पेक्ट्रम का जो ये सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इसे आप याद करोगे विबग्योर से, VIBGYOR, विबग्योर से आप इसे याद करना है। और ध्यान रहे कि विबग्योर को हमें उल्टा लिखना है, नीचे से ऊपर, ऊपर रेड होना चाहिए, नीचे वायलेट होना चाहिए। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं कि इन स्पेक्ट्रम को जब हम दोबारा कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये जो स्पेक्ट्रम यूज़ किया था वो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। उन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट किया था, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था। ओके, उनका ही एक अनदर एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने सोचा कि हम इस स्पेक्ट्रम को, ये जो हमने वाइट लाइट पास कराई, उसे पास कराने पर जो हमें ये 7 कलर्स का बैंड मिला, उसे अगर हम फर्दर स्प्लिट करें तो क्या होता है। उन्होंने इसे फर्दर स्प्लिट करने की कोशिश करी। इसके लिए क्या किया उन्होंने एक इन्वर्टेड पोजीशन में इस तरह से प्रिज्म रखा, दूसरा प्रिज्म बिल्कुल सटा करके, है ना। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना गैप है, ठीक है। लेकिन उन्होंने किस तरह से रखा था? इस तरह से, ऐसे, इस तरह से बिल्कुल सटा करके, ठीक है। और तब उन्होंने यहाँ पे वाइट लाइट पास कराई थी, और तब उन्होंने देखा था कि जब ये लाइट पास करती है तो फिर ये जो इधर लाइट निकलती है, इस स्क्रीन पे जो लाइट मिली उन्हें, वो भी वाइट लाइट ही मिली। इधर से भी वाइट लाइट पास कराई थी और
डिस्पर्स होने के बाद भी उन्हें वाइट लाइट ही मिलती है। उन्होंने तो इस लाइट को फर्दर स्प्लिट करने की कोशिश करी थी, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही मिला। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि ये जो 7 कलर्स हैं वो वापस से रिकम्बाइन हो जाते हैं, एंड इसी को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ ए स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। एक बार जब हमने व्हाइट लाइट को गुजारा तो वो 7 रंगों में बिखर गई, और फिर वापस से जब हम उसे दूसरे प्रिज्म से गुजारते हैं तो फिर वापस से वो रिकम्बाइन हो जाती है व्हाइट लाइट में। ओके, सो व्हाट इज व्हाइट लाइट? एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट की तरह का स्पेक्ट्रम यानी कि जिसमें 7 कलर्स बैंड होते हैं, उन सारी लाइट को हम कहेंगे व्हाइट लाइट। अब ये जो व्हाइट लाइट है, आपने देखा होगा कभी कभी हल्की बारिश के बाद आपको 7 रंगों का एक रेनबो दिखाई देता है, तो इन्हीं व्हाइट लाइट के स्प्लिटिंग से बनता है रेनबो। किस तरह से होता है आइए देखते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कभी हल्की बारिश हो जाती है तो हल्की बारिश के बाद जब हल्की धूप निकलती है ना, तो कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स इस तरह से लटके हुए होते हैं, एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं। ओके, और जब इन ड्रॉपलेट्स पर सनलाइट पड़ती है तो बिल्कुल प्रिज्म की तरह इसमें भी रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन होता है, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। तो होता क्या है एक्चुअली में कि ये एक ड्रॉपलेट है, इस पे सनलाइट पड़ी तो इसके सरफेस से टकरा करके ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन। ओके, अब ये रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्शन के बाद ये डिस्पर्स्ड हो जाती हैं, अंदर जाकर के 7 रंगों में डिस्पर्स्ड हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, क्योंकि ये 7 रंगों से मिलकर के बनी हुई है तो इसलिए ये 7 रंगों में डिस्पर्स्ड हो जाती है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 रे दी गई है, एक रेड एंड एक वायलेट। बीच में जो 5 कलर हैं वो भी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो पहला रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्जन हो गया, सेकंड में यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया। उसके बाद कुछ लाइट यहाँ से पास तो कर जाती है, इस तरफ इमर्ज आउट तो हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ लाइट जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, अंदर ही उसमें रिफ्लेक्शन हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं दूसरे सरफेस पे। यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन हो गया, सी पे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो गया, ये लाइट इस तरह से बैक हो जाती है, अपने ही सरफेस पे रिटर्न हो जाती है। उसके बाद जैसे ही ये इस सतह से टकराती है फिर ये ड्रॉपलेट से बाहर हो जाती है, इमर्ज आउट हो जाती है, तो फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए रेनबो का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले सनलाइट इस ड्रॉपलेट से टकराई, रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद डिस्पर्जन होता है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन एक साथ हुआ, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरनली रिफ्लेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, फिर से ये रिफ्रैक्ट होकर के वापस से इस एयर में, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स्ड हो जाती हैं, और यही रंग बिरंगी लाइट हमें दिखाई देती है। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ होता है तो उसको ये 7 रंगों की एक पैटर्न, एक बैंड दिखाई देता है। तो इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये जो डिस्पर्जन हुआ और उसके बाद जो लाइट रे निकली, तो यहाँ पर भी तो हमें रेनबो दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे भी तो 7 कलर का पैटर्न बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो यहाँ पे हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसके पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पे अब जहाँ पे इमेज बनती है उसके जस्ट सामने हमें दिखाई देता है ना, उसके जस्ट सामने इमेज बनती है उसकी हमारी आंखों में। तो यहाँ पे जो डिस्पर्जन हो रहा है उसकी इमेज जस्ट इसी साइड में बन रही है जिस साइड में सन है, तो सन की लाइट तो की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सन लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इस साइड में हमें कोई कलर दिखाई देता ही नहीं है। इसलिए हमेशा रेनबो कहाँ बनेगा, जस्ट अपोजिट साइड में। अगर सन ईस्ट में है तो रेनबो कहाँ बनेगा, वेस्ट साइड में। ठीक है, जस्ट अपोजिट साइड में हमें रेनबो दिखाई देता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। ठीक है, व्हाट इज द रेनबो? रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम, इसे कोई बनाता नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस होती है ना। अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर यानी हल्की बारिश, जिसे हम झीसी भी कहते हैं, तो रेन शावर वही होता है। ओके, व्हाई रेनबो इज फॉर्म्ड, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। ये जो सनलाइट है वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से इंटरेक्ट करके डिस्पर्स्ड हो जाती हैं, और डिस्पर्जन के बाद उनका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स्ड हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अगर अभी भी कहीं पे दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू गॉट इट। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट के 2 टॉपिक कवर अप करेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। बाय।